अंगद साबी को लेकर अपने घर आ गया था। सम्मी आंटी ने दोनों का स्वागत किया। पाल ने अंगद के कहने पर रचित को भी बुला लिया था, वो भी वहीं पर था। छोटी सी पार्टी थी। साबी उसका घर देख रही थी। अब यही मेरा भी घर है। सम्मी आंटी ने उसे बाकी नौकरों से मिलवाया। साबी ने उन सबको अंगद द्वारा दिए पैसे दे दिए। सभी इन दोनों को दुआएं दे रहे थे। दोनों ने केक काटा, फिर नाच गाना हुआ। साबी और अंगद ने डांस किया। डांस करते करते अंगद ने साबी के करीब होकर कान में पूछा, आप खुश तो हैं? इतना तो बनता ही है, कुछ तो एहसास हो कि हमारी शादी हो गई है। हाँ जी, ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपकी शादी के अरमान भी धरे रह गए। साबी दुख जताते हुए बोली, आप यही बात कितनी बार करने वाली हैं? जो कुछ हुआ इसमें हम दोनों की मर्जी थी। अगर मैं चाहता कि मैं शोर शराबे के साथ सबको बताकर शादी करूं, तो मैं राजी ना होता। अंगद बोला। साबी ने नाचते नाचते एक कान को हाथ लगाते हुए मुस्कुरा के सॉरी मांगते हुए नाक सिकोड़ी। अंगद को बहुत प्यारी लगी। उसने धीरे से उसकी नाक पकड़कर खींच दी और वो शर्मा गई। रचित ने आँख भरते हुए कहा, यार हम पर तरस खाओ, हम बेचारे छड़े मंगल कुंवारे। पाल चल, हम सब चलते हैं, वरना इनका प्यार देखकर कहीं मुझे तुझसे ही प्यार ना हो जाए। आप जाइए, आपके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं आपके साथ नहीं जाता। आपका क्या भरोसा, मेरी भी इज्जत है। पाल अपनी बाहें अपने सीने पर कसता हुआ बोला। साबी और अंगद उनकी बातें सुनकर हंस दिए। रचित अजीब सी शक्ल बनाकर पाल को देखते हुए बोला, मैंने तो सरसरी बात की थी, तू तो सीरियस हो गया। मुझे लड़कियां पसंद हैं, लड़के नहीं, समझे? और अगर ऐसी नौबत भी आ गई तो मैं अंगद को पसंद करता। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लोग उसके भड़कीले कपड़ों के कारण अक्सर ही उसे गे समझते हैं। अब अंगद के बारे में ऐसी बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। साबी ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसकी चीख निकल गई थी। क्या हुआ? अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो अंगद की तारीफ कर रहा था और कुछ नहीं। वो पाल से ज़्यादा हैंडसम है। अब साबी को दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता तो वो इस गोलू पाल को थोड़ी ही कहती। बस यही मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाल से ज़्यादा अंगद पसंद है। अरे मैं फिर वही बोली जा रही हूँ, लगता है मुझे चढ़ गई है। अच्छा, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं चलता हूँ। रचित अपने बालों में हाथ मारता हुआ बोला। अंगद ने ड्राइवर को उसके साथ भेज दिया। पाल भी चला गया। फिर अंगद ने आंटी को सुबह के बारे में समझा कर जाने को कहा। साबी ने उन्हें रोक कर कहा, आंटी जी, ये इतना खाना बच गया है, आप ले जाइए और दूसरों को भी दे दीजिए। आंटी खुश हुई कि साबी अच्छे स्वभाव की है, नहीं तो आजकल की लड़कियां नौकरों को पैरों की जूती समझती हैं। उसने मुस्कुराते हुए साबी को आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद अंगद साबी को घर दिखाने लगा। देखो, ये लिविंग रूम, डाइनिंग, ये किचन है। किचन के पीछे एक गेस्ट बेडरूम है। ये एक कॉमन टॉयलेट है। ये टॉयलेट के साथ एक और बेडरूम है। ये बाथरूम है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर एक बेडरूम ये है, एक वो सामने है और ये लास्ट में अपना कमरा है। यहाँ इस खिड़की से देखो, सब कुछ दिखता है। ये पिछली तरफ की सीढ़ियाँ हैं, ये पिछले आंगन में जाती हैं। अंगद ने सब दिखाकर साबी को कमरे में बेड पर बिठा दिया। अंगद ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरा फूलों से सजा हुआ था। साबी ने शर्मा कर मुँह झुका लिया। अंगद भी घबरा सा गया था। वो बोला, वो आंटी ने कह दिया होगा, मैंने उन्हें घर सजाने को कहा था। कमरा काफ़ी बड़ा था। बेड सेंटर में लगा हुआ था। लेफ्ट साइड में बैठने के लिए 6 सीटर सोफ़ा लगा था। मतलब कह सकते हैं कि बेड कम सिटिंग रूम था। दोनों को एक पर्दे से अलग किया हुआ था। सिटिंग रूम में एक तरफ स्टडी था। बेडरूम के राइट में टॉयलेट था और उसके साथ ड्रेसिंग रूम था, जिसमें एक तरफ अलमारियां थी और दूसरी तरफ शीशा और कॉस्मेटिक। साबी ये सब ध्यान से देख रही थी। बेशक नानी का घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो पुराने डिजाइन का बना हुआ था। इस घर की एक एक चीज़ में अमीरी झलकती थी। सब कुछ देखने के बाद साबी बोली, बहुत ही अच्छा घर है आपका। हर एक चीज़ ढंग से की हुई है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है।
मैंने खुद डिजाइन किया है, खासकर अपना ये कमरा। वैसे ये ग्रे ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन का था। आपके कारण इसे थोड़ा रंगीन करने की कोशिश की है। अंगद बोला, थैंक यू। आप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। इतना ना कीजिए। वो बोलना चाहती थी कि इतना ना कीजिए, कहीं मैं वापस लौट ही ना पाऊँ, क्योंकि उसे यकीन था कि अंगद ने भी ये शादी किसी वजह से की है और उनका अलग होना तय है। उसने देखा कि अंगद चुप सा हो गया है, तो वो बोली, मैं कपड़े बदल लूँ। हाँ जी, ये अलमारी आपकी है, इसमें आपके कपड़े हैं, जो चाहे पहन लो, ये वॉशरूम है। उसने ड्रेसिंग रूम में अलमारी की तरफ इशारा किया। कुछ रुक कर फिर बोला, अच्छा, जख्म का ध्यान रखना, गीला मत होने देना, मैं यही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। कहकर अंगद वहीं बेड पर बैठ गया। साबी ने अलमारी खोली तो हैरान रह गई। उसके साइज के और उसके पसंद के ब्रांड के कपड़ों से अलमारी भरी पड़ी थी। वो एक एक कपड़ा निकाल के देखने लगी। उसने देखा कि हर तरह के कपड़े थे, क्रॉप्स, पैंट्स, सूट, साड़ी, सभी कुछ। उसे कुछ अजीब सा लगा। अंगद बोला, मैंने कोशिश की है कि कपड़े आपके पसंद के हों, बहुत मुश्किलों से चूज़ किया है। मैंने कभी अपने कपड़े नहीं लिए, पर आपका एक एक कपड़ा मैंने चूज़ किया है। साबी ने कपड़े उठाते उठाते हैरानी से अंगद की तरफ देखा। आप अपने लिए, आपने खुद लिए सारे कपड़े? आपको ये ब्रांड और कौन सा आपको ये ब्रांड कैसे पता चला? साबी साइज बोलते हुए रुक गई। उसे शर्म आ गई कि कैसे अंगद ने शॉप में उसके ब्रांड और साइज के बारे में कहा होगा। सॉरी, पर मैंने आपके घर में आपके कपड़ों के ब्रांड और साइज़ की फ़ोटो खींचकर शॉप में दिखा दी थी, उन्होंने दे दिए। फिर कलर मैंने चूज़ किए हैं, जो आपको पसंद ना आए रहने दीजिएगा। आप ठीक हो जाना, फिर शॉपिंग करके ले आइएगा, अंगद बोला। साबी बहुत खुश थी कि अंगद ने उसके लिए इतना सोचा। उसने एक नाइट सूट निकाला और उस रूम में चली गई। कुछ देर में वो कपड़े बदल कर आ गई। उसने आकर देखा कि अंगद ने फूलों वाली चादर उठाकर वहाँ और चादर बिछा दी थी। वो आकर बेड पर बैठ गई। अंगद ने उसे ऊपर लेने को चादर दी और खुद वॉशरूम चला गया। साबी बैठकर फ़ोन देखने लगी। कुछ देर फ़ोन देखने के बाद उसे जख्म चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि सुबह से पट्टी की हुई है, फिर शायद हाथ मुँह धोते वक्त गीली हो गई होगी। वो उठकर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। उसे मिल गया। वो बैठकर अपनी पट्टी उतारने ही लगी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। उसने झट से कमीज़ नीचे कर लिया, पर अंगद ने देख लिया था। वो भाग कर उसके पास आया। क्या हुआ, दर्द है क्या? लाओ मुझे देखने दो। नहीं, दर्द नहीं है, वो पट्टी गीली हो गई है शायद, साबी ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं देखता हूँ, हाथ हटाइए, अंगद ने कहा। लेकिन साबी को शर्म आ रही थी। वो अंगद को अपना पेट कैसे दिखाती, वो शर्म से मरी जा रही थी। उसने कमीज नहीं छोड़ा। अंगद उसके मन के भाव समझते हुए बोला, मैं आपका पति हूँ, ये मानती हैं या नहीं? अंगद की आवाज़ में एक उदासी थी। उसकी बात सुनकर उसने धीरे से कमीज़ उठा दी। अंगद ने देखा पट्टी सच में गीली थी। उसने धीरे धीरे पट्टी खोली और जख्म साफ करके उस पर साफ पट्टी लगा दी। उसने इस दौरान कुछ नहीं कहा। साबी को महसूस हो रहा था कि वो नाराज़ है। तभी वो कमीज़ नीचा करता हुआ बोला, अब आप आराम से सो जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं ख़त्म करके सो जाऊंगा। कहकर वो उस रूम में गया, हाथ धोया, फिर स्टडी रूम में चला गया। साबी देख रही थी कि उसका मूड ख़राब है, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं कहा। साबी को अपने ऑफिस की कुछ शादीशुदा सहेलियों की बात याद आ गई कि आदमी को अगर हाथ लगाने से रोक दो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। साबी को ये बात याद आते ही वो सोचने लगी, कहीं वो इस बात से तो नाराज़ नहीं हो गया। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसीलिए कमीज़ नहीं उठाया। वो लेटे लेटे सोच रही थी। अंगद स्टडी में आकर गुस्से से कुर्सी को ढकेल कर उस पर बैठ गया। माना कि ये लक्ष्य को चाहती है, पर बार बार मुझे क्यों नीचा दिखाती है? मैं क्या ऐसा लगता हूँ उसे? मैंने कब उसे छूने की कोशिश की है? प्यार करता हूँ उससे, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उससे शादी उसके कहने पर की है, उसके शरीर के लिए नहीं। उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं? वो कुर्सी पर सर टिकाए सोच रहा था कि स्टडी का दरवाज़ा खुला। साबी धीरे से अंदर आई। क्या हुआ? अंगद चौंक कर खड़ा हुआ और उसकी तरफ आया।
जी मुझे नींद आ रही है, घबराहट हो रही है। आप मेरे साथ चलिए या मैं यहाँ आपके साथ बैठ जाती हूँ। सावी ने बहुत सोचने के बाद यही डिसाइड किया था। अच्छा चलिए, आपका रेस्ट ज़रूरी है, काम मैं बाद में कर लूँगा। उसने पीछे मुड़कर लैंप ऑफ किया और सावी के साथ चल दिया। सावी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंगद को अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने सावी को बेड पर लेटाया और खुद दूसरी साइड जाकर लेट गया। अब आप सो जाइए, अंगद बोला। आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे नींद आ जाएगी। अंगद आगे हुआ। उसने प्यार से सावी के बाल पीछे किए और सावी ने आंखें बंद कर ली। वो सोने लगी। अंगद दूसरे हाथ से उसका सर सहलाते हुए सोचने लगा कि वो बेकार में गलत सोच रहा था। हो सकता है ये शर्मा रही हो, मैं भी पागल हूँ, क्या क्या सोचता रहता हूँ। उसे खुद पर हंसी आ गई। सुबह जब अंगद की आंख खुली तो वो उठने लगा तो उसने देखा कि सावी उससे लिपटी पड़ी हुई है। उसे रात का सपना याद आ गया। वो सपने में सॉफ्ट से टेडी बियर को बाहों में लिए हुए था। उसे सावी के सॉफ्ट से शरीर से पता चला कि वो किसी टेडी बियर समझ रहा था। उसने उसे प्यार से पीछे किया, फिर उस पर चादर दी। जाते जाते वो मुड़कर आया और उसने उसके माथे पर किस करके धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। फिर वो उस रूम में चला गया। उस रूम का दरवाज़ा बंद होते ही सावी ने आंखें खोली और शर्मा कर अपना मुंह ढक लिया। फिर उसने अपने माथे पर हाथ लगाया जहां अंगद ने किस किया था। वो सोचने लगी कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जबकि ये एक समझौते की शादी है। मुझे अंगद से पूछना होगा कि उसने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं तो प्यार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये नानी के थ्रू मुझे मिले थे, मतलब कि इन्हें भी इनके घर वाले शादी के लिए कह रहे होंगे। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि उस रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने झट से आंखें बंद कर ली। अंगद ने बाहर आकर सावी की तरफ देखा, फिर ड्रेसिंग में चला गया। वो तैयार होकर बाहर निकला तो सावी बेड पर नहीं थी। उसने उस रूम की तरफ देखा, उसका दरवाज़ा बंद था। वो समझ गया कि सावी वहाँ होगी। उसने अपने शूज़ पहने और बेड की चादर ठीक की, फिर स्टडी से कुछ फाइल्स उठाकर सूटकेस में रखा। वो बाहर आया तो सावी बेड पर बैठी थी। वो उसे देखकर डर गई। आप यही हैं? मैंने सोचा आप चले गए होंगे, सावी बोली। जा ही रहा था, सोचा आपको मिलकर ही जाऊं। देखिए, काम नहीं करना, रेस्ट करना। कुछ चाहिए हो तो आंटी को कह देना, घर में जहाँ भी बैठना चाहो बैठ जाना। वो जाने लगा, फिर मुड़ा और बोला, अब ये घर आपका भी है तो आगे से कभी इसे आपका घर ना कहना, हमेशा अपना घर कहना, ठीक है? अंगद कहकर जाने लगा तो साबी ने उसे रोका और उठकर उसके पास गई। साबी ने उसका चेहरा पकड़कर नीचे किया और अपनी एड़ियाँ उठाई और उसके माथे पर किस कर दिया और बोली, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अंगद हैरान होकर उसे देखता रहा। फिर उसने मुड़कर साबी के माथे को किस करते हुए कहा, बाय मिसेस बजाज। अंगद के जाने के बाद साबी कमरे में ही रही। वो कुछ देर फ़ोन देखती रही। फिर आंटी ने उसे नाश्ता दिया। वो नाश्ता करके सो गई। अंगद ऑफिस आते वक्त हमेशा की तरह उस मोड़ पर रुक गया। फिर उसने साबी के घर से आने वाले रास्ते की तरफ देखा। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और कार स्टार्ट कर दी। उसे खुद पर हंसी आ गई। अब वो साबी जिसका वो रास्ता देखता था उसकी हो चुकी है, हर पल उसके साथ है। पर इस आदत को क्या कहे, उसे अब आदत सी हो गई थी रास्ते में साबी को देखने की। उसे मशहूर सूफी कवि वारिस शाह जी की ये पंक्तियाँ याद आ गई। वारिस शाह दा आदता जांदियाँ ने भावे कट्टियाँ पोरियाँ पोरियाँ जी। अर्थात वारिस शाह जी कहते हैं कि इंसान की आदतें या फितरत कभी नहीं बदल सकती, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं। उदाहरण के तौर पर प्याज और गन्ने को ले लो। प्याज के कितने भी टुकड़े कर दो वो कड़वाहट नहीं छोड़ता, और ऐसे ही गन्ने के जितने भी टुकड़े कर दो वो मिठास नहीं छोड़ता। अंगद कार स्टार्ट करके ऑफिस आ गया। उसने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा, फिर अपनी बिल्डिंग में आ गया। उसने सामने बिल्डिंग की बालकनी की तरफ देखा, फिर उस कंपनी की सीईओ अनुज वर्मा को फ़ोन किया। हेलो, मैंने ये बताने को फ़ोन किया है कि
साबी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिन और नहीं आएगी। उसकी असिस्टेंट से कह देना कि उसका काम संभालती रहे, कुछ पूछना हो तो फ़ोन कर ले। ओके सर। आपने क्यों कष्ट किया? पाल सर फ़ोन कर देते तो भी हम कर देते। सर कुछ दिन बाद हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है, हम चाहते थे कि आप चीफ गेस्ट बनकर आ जाते। अनुज बोला। आप पाल से बात कर लीजिएगा, वो शेड्यूल देख कर बता देगा, कहकर अंगद ने फ़ोन रख दिया। अनुज बहुत ही खुश था। अगर अंगद उसके फंक्शन में आ गया तो उसकी कंपनी बहुत तरक्की करेगी, हर कोई उन्हें जान जाएगा, कंपनी के बिना कुछ किए ही प्रमोशन हो जाएगी। पाल से बात कर लेता हूँ। उसने पाल को फ़ोन किया पर पाल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। पाल का फ़ोन टेबल पर पड़ा था, बार बार बज रहा था। पाल फ़ोन को देखता, फिर सामने बैठे अंगद को। आखिर सर चाहते क्या हैं? फिर जब फ़ोन तीसरी बार बजा तो अंगद बोला, कहना कि मैं चेक करके बताता हूँ, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। फ़ोन बंद ही होने वाला था कि उसने फ़ोन उठा लिया। अनुज की जान में जान आई। वो बोला, हेलो पाल सर, और कैसा हाल चाल है? ठीक है, मैं ज़रा बिजी हूँ, अगर आपने हाल चाल ही पूछना है तो बाद में बात करें। पाल ने अंगद के साथ रहते रहते कुछ कुछ उसका स्टाइल आ गया था। अरे नहीं, असल में कुछ देर पहले ही मिस्टर बजाज से बात हुई थी, हम उन्हें अपनी एनिवर्सरी फंक्शन में चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। आप ज़रा उनका शेड्यूल देख कर बता दीजिए कि 25 को आ सकते हैं क्या? देखिए, मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अनुज बोला। ओके, आप ऐसा कीजिए, कुछ देर रुक कर फ़ोन कीजिए, मैं एक ज़रूरी काम निपटा दूँ। वैसे मुझे लगता है उस दिन सर फ्री हैं, बाकी मैं चेक कर लूँगा, आप 10 मिनट बाद फ़ोन कर लीजिएगा। पाल ने उसी रौबदार आवाज़ में बोलकर फ़ोन रख दिया। सर मैंने ठीक किया? पाल बोला। ओवर एक्टिंग। अंगद फाइल देखते हुए बोला। सर मैडम की फैमिली का क्या करना है? उसके पापा ने उसकी दादी, सौतेली माँ और बहन सबको बचा लिया। मैडम ने खुद केस वापस ले लिया, लेकिन उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पाल बोला। करने को तो मैं कब का उनकी कंपनी अपने नाम कर गया होता, मिन्नतें करते फिरते साबी की, लेकिन साबी ने कहा ही नहीं कुछ करने को। मैं अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहता। जिस दिन साबी इशारा करेगी उसी दिन उनका अंत। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अंगद गुस्से से बोला। उसे साबी का नींद में बुड़बुड़ाना याद आ गया। साबी के पापा ने कभी उसकी बात नहीं मानी। साबी की याद आते ही उसने घर फ़ोन किया। आंटी ने उठाया। हेलो आंटी, साबी क्या कर रही है? उसने नाश्ता किया? हाँ बेटा, उसने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद वो फिर सो गई। आंटी बोली, ठीक है, उसे सोने दीजिए, कहकर अंगद ने फ़ोन रख दिया। पाल हैरानी से उसके मुंह की तरफ देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अंगद ने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, पर मन में ही सोचने लगा, मुझे आपके साथ 15 साल हो गए हैं, आज तक आपने कभी मेरी ऐसी फिक्र नहीं की जितना इनकी कर रहे हैं। पाल अपने पास्ट के ख्यालों में खो गया। उसके पापा अंगद के पापा की बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट थे। एक हादसे में वो अंगद के पापा को बचाते हुए मारे गए। इसकी मम्मी इसे जन्म देते ही मर गई थी। पापा के मरते ही ये अकेला रह गया था। तब अंगद के पापा ने इसे गोद ले लिया और इसकी सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। अंगद की मम्मी भी इसे अपने बेटे के समान ही प्यार करती थी। बड़े होकर इसने खुद ही अंगद का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बनना चुना, क्योंकि उसने अपने पापा को वचन दिया था। पाल को सपने में खोया देखकर अंगद बोला, पाल बात क्या है? कोई सीरियस बात है जो इस तरह खो गए? उसने पाल के हाथ को हिलाया। पाल जैसे नींद से जागा हो वो बोला, सर ये नाइंसाफ़ी है, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ और आपने कभी मुझे अपना नहीं समझा। पाल दुखी मन से बोला, ए पगले, किस बात से ऐसा लगा तुझे? हर बात तुझे बता के करता हूँ, घर वालों को नहीं बताता, तुझे बताता हूँ। मेरा हर सीक्रेट जानता है तू, फिर भी नाराज़ हो रहा है। आज क्या हुआ बता। अंगद उठकर उसके पास गया और बड़े भाई की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप मैडम की इतनी केयर करते हो, उनके लिए घर फ़ोन करके पूछ रहे हो कि खाना खाया या नहीं। मैं आपके पास रहता हूँ,
मुझे कभी नहीं पूछा, जब देखो डांटते रहते हो। पाल एक बच्चे की तरह बोला। अच्छा, मुझे नहीं पता था हमारा पाल ऐसा सोचता है। चल बता, तूने खाना खाया या नहीं? चल कहीं चले नाश्ता करने, या यही मंगवा दूँ तेरे लिए? पागल, देख हम दोनों कब से साथ हैं, हमें एक दूसरे की बात बिना कहे समझ आ जाती है। तुझे कुछ कहने मेरा मतलब है कि खाने पीने के लिए मुझे पूछना नहीं पड़ता। लेकिन वो अभी कल आई है, लड़की है, उस पर वो बीमार है, उसके लिए ये बिल्कुल नया है। इसीलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसका ध्यान रखें। अब जब तक हम अपने घर वालों को बताते नहीं हैं, तब तक सिर्फ तुझे ही पता है। तो तेरी ड्यूटी बनती है कि एक देवर होने के नाते तू उसका ख्याल रखे, मेरी कुछ चिंता कम हो। और तू बुद्धू अपनी ही टेंशन देने लगा, कहकर उसने बैठे हुए पाल को पीछे से हक कर लिया। क्या? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि सिर्फ मुझे ही पता है कि आप दोनों की शादी हो गई है। सॉरी, मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर अब मैं समझ गया। मैं मैडम नहीं, भाभी जी का पूरा ध्यान रखूँगा। आप टेंशन ना लीजिए, मैं खुश हूँ। सच में बुद्धू हूँ मैं जो ऐसी बात सोच बैठा। आप बताइए क्या करना है? वो बोला ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा साबी की कंपनी का सीईओ था। उसने अंगद की तरफ देखा। अंगद ने इशारा करते हुए कहा, ओके कर दो। हेलो, ठीक है, मैंने शेड्यूल देख लिया है। 1 घंटे का समय है उस दिन। सर आ जाएंगे, पर ज़्यादा देर नहीं रुक नहीं पाएंगे। पाल बोला। अनुज खुश हो गया और बोला, थैंक यू सर, आप बेफिक्र रहो, बस आ जाना। पाल के फ़ोन रखने पर अंगद ने पूछा, ये घंटे का समय कहने की क्या ज़रूरत थी? इससे थोड़ा रौब पड़ता है। पाल हंसते हुए बोला। अंगद का घर। साबी गहरी नींद में सो रही थी। उसे सपना आया कि लक्ष्य, कोमल, उसकी मम्मी और दादी सभी उसे घेरे खड़े हैं, वो उसे मारने लगे हैं। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग उसे फ़ोन उठाने नहीं दे रहे। अचानक फ़ोन उसके हाथ में आ जाता है। तब दादी उसे गोली मार देती हैं। सावी घबरा कर उठती है। वो देखती है कि फ़ोन सच में बज रहा है। वो झट से फ़ोन उठाती है। हेलो, हाँ जन्नत, बोलो क्या पूछना है? आप इतने दिन से क्यों नहीं आ रही हैं? आप हैं कहाँ? मुझे आपसे मिलना है। एक प्रोजेक्ट जो उस दिन आपने फाइनल करवाया था, उस पर आपके साइन चाहिए। जन्नत बोली। जन्नत, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। तुम ऐसा करो, सिल्वर में आ जाओ। उसने उसे एड्रेस तो बता दिया, पर सोच रही थी कि कोई गलती तो नहीं कर दी। चलो, इसमें छुपाने की क्या बात है? सोच वो उठकर कपड़े बदल कर नीचे लिविंग रूम में आ गई। उसे आता देख आंटी ने उसका हाल पूछा और बोली, मैडम क्या लेंगी आप? जूस लाऊं? हाँ जी, ला दीजिए। आंटी जी, कुछ देर में मेरी असिस्टेंट आ रही है, उसे चाय नाश्ता दे देना, उसके आने पर ही बनाना। साबी बोली। सर का फ़ोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि आपने खाना खाया या नहीं। मैंने बता दिया था कि खा लिया। वो आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं। आंटी बोली। ठीक है जी, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। फिर उसे याद आया कि उसने अंगद का नंबर तो लिया ही नहीं। उसने नानी से पूछने की सोची, लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, सबसे ऊपर अंगद का नाम था। वो देखकर हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि अंगद ने उस दिन फ़ोन सेट किया था, उसी दिन फीड कर दिया होगा। उसने नंबर मिलाया। 1-2 रिंग होते ही अंगद ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी, उठ गई आप? हाँ जी, अभी उठी हूँ। वो मेरी असिस्टेंट का फ़ोन आया था, कुछ फाइल्स साइन करवाने थे मैंने उसे यहीं बुला लिया। कोई बात तो नहीं? साबी बोली। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है उसे बताना है या नहीं। वैसे भी अब आप हर बात के लिए मुझे मत पूछा कीजिए, ये घर अब आपका भी है। मेरे लिए कोई काम हो तो बताइएगा। अंगद बोला। नहीं नहीं, आपका काम पहले भी मेरी वजह से बहुत छूट गया है, आप अपना काम कीजिए। साबी बोली। अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, समय से खाना खा लेना, कहकर अंगद ने फ़ोन बंद कर दिया। जन्नत टैक्सी करके उसके घर आ गई। वो तो एरिया देखकर ही हैरान रह गई। इतना पौष इलाका, साबी इतनी पैसे वाली है, वो देखती ही रह गई। वो जब घर उतरी तो इतना बड़ा घर देखकर वो और भी हैरान रह गई। वो टैक्सी से उतरकर गेट के पास गई
तो गेट कीपर ने उसे रोक लिया। गेट कीपर ने अंदर फ़ोन किया तो उसे अंदर जाने दिया। जन्नत सावी की किस्मत पर हैरान थी। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का ये चैप्टर यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ इसके अगले चैप्टर के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिए। इस कहानी के कुछ चैप्टर्स मैं यहीं पर अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों से कहानी छूट जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि कहानी आप लोगों से ना छूटे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूँ यहाँ पर आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।